फेडरल भारत में मैं सर्वेश कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं देवेंद्र दंग जी, जो डॉक्टर हैं पेशे से और जिन्होंने कोरोना के जो मरीज थे उनको होम आइसोलेट कर काफ़ी लोगों को उन्होंने 500 से ज़्यादा लोगों को उन्होंने अपनी निगरानी में ठीक किया है। सर, हमें ये बताएं कि आपने कैसे लोगों को ठीक किया और कैसे आपके मन में ये भावना आई कि मुझे लोगों की सेवा करनी चाहिए। जब पिछले साल कोरोना की लहर आई थी उस समय तो इस बात का लोगों को एक मन में धारणा आ गई थी कि हमारी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है और हम लोग दूसरी लहर में बच जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं था। लेकिन दूसरी लहर में लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मेरे मन में पिछले साल से ही भावना थी। पिछले साल तो मैंने लोगों को काफ़ी जन जागरूकता के तौर पर समझाया था, जिसका एग्जाम्पल अगर आप चाहें तो देखिए, मेरी टी शर्ट पर भी देख सकते हैं जो मैंने लिखा हुआ है, थैंक्स टू गॉड बिकॉज I am corona free because I am using sanitizing, mask, social distancing and immunity। अगर ये आप 4 चीज़ें करते हैं तो कोरोना का वायरस हे राम कह के अपने आप भाग जाता है। ये पिछले साल ये टी शर्ट्स मैंने काफ़ी लोगों को बांटी, समझाई। इस साल जब मैंने देखा कि कोरोना के मरीज बहुत ज़्यादा तेज गति से बढ़ गए हैं, हॉस्पिटल्स में बेड नहीं मिल रहे हैं, ऑक्सीजन के सिलेंडरों को लोग सोने के भाव बेच रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और मरीजों की मदद के लिए युद्ध स्तर पर हमें खुद को उतरना पड़ा। और लगभग 500 से ज़्यादा मरीजों को जो मेरे को कॉल करते थे और जिनका पल्स रेट 80-82 हो जाता था, 70 से नीचे भी चला जाता था, आदमी घबराता था, तो उन लोगों को समझा के होम आइसोलेट किया गया। जब तक ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था नहीं की हो पाई, जब तक उनको नेबुलाइज करके स्टेबल किया गया। और मुझे ये बताते हुए अच्छा भी लग रहा है, हर्षित भी लग रहा है कि मेरे 500 के 500 पेशेंट में 100% रिकवरी हुई, एक भी कैजुअलिटी नहीं हुई। लोगों का ट्रीटमेंट में बहुत कम खर्चा हुआ। मतलब जो अस्पताल में 8-8 लाख रुपये में लोग ठीक हो रहे थे, वो होम आइसोलेशन में 20 से 25 हज़ार रुपये में ठीक हो गए और आज सारे के सारे पेशेंट स्वस्थ हैं। तो सर, इनमें जो पेशेंट हैं वो सिर्फ बरेली के हैं या बाहर के भी हैं? बरेली में के ज़्यादा नंबर ऑफ पेशेंट बरेली के इसलिए हैं क्योंकि मैं यहाँ लोकल उपलब्ध रहा, लेकिन इसके अलावा भोपाल, दिल्ली, शाहजहांपुर कई जगह के पेशेंट मुझसे ऑनलाइन कंसल्टेंसी लेते रहे। मैंने उनको थ्रू व्हाट्सएप के थ्रू जूम के ज़रिए से मैंने उनको सारा किस किस तरीके से व्यवस्था करनी है, कौन सी मेडिसिन उनको किस समय पे देनी है, वो उनको मैं रेगुलर बेसिस पे गाइड करता रहा और वो पेशेंट भी रिकवर हुए। नंबर ऑफ पेशेंट अगर दिल्ली में देखेंगे तो 22-23 पेशेंट मेरे दिल्ली से थे, इंदौर से थे, बॉम्बे के भी 12-13 लोग थे। तो वो सारे जने अब ठीक हैं और आप यकीन मानिए कि जब वो पेशेंट हंसते खेलते आते हैं, इवन दो वो व्हाट्सएप पे मुझे जब कॉल करते हैं डांस करते, वो कहते हैं कि हम लोग कोरोना फ्री हो गए हैं सर, आपके सहयोग से, आप हमारे लिए भगवान हैं। तो मैं कहता हूँ अगर डॉक्टर आपके लिए भगवान है तो मरीज भी डॉक्टर के लिए भगवान है। तो सर, अभी जो कोरोना के इस कठिन समय में एक चीज़ की सर सबसे ज़्यादा कमी रही है, वो है ऑक्सीजन, जो अभी भारत सरकार द्वारा मुहैया कराई जा रही है। तो सर, ऑक्सीजन की आपने लोगों में किस तरह से उसकी जो है पूर्ति करी? देखिए, ऑक्सीजन की कमी तो जाहिर सी बात है, क्योंकि इतनी लंबी बीमारी के लिए, इतनी बड़ी महामारी के लिए कोई भी देश कभी एकदम तैयार नहीं रहता। तो इमीडिएट ऑक्सीजन के लिए तो हमने लोगों को नेबुलाइज कराया, स्टीम के जरिए से ऑक्सीजन भी जनरेट करी, सिलेंडर भी हम लोगों ने सरकारी मदद से तुरंत मुहैया कराए और छोटे छोटे ऑक्सीजन के सिलेंडर, जैसे कि आप देख रहे हैं, हम लोगों ने 1-1 लीटर के ऑक्सीजन सिलेंडर से भी लोगों को सांसें लेके आने में मदद करी। उसके बाद धीरे धीरे पेशेंट नेबुलाइज करके हम लोगों ने स्टेबल किया। लेकिन इस कठिन दौर में लोगों को एक चीज़ मैं कहना भी चाहता हूँ कि जिस तरीके से हम लोग अपने पेड़ों को काट रहे हैं, जिस तरीके से पॉल्यूशन को बढ़ा रहे हैं, अगर आज हम लोग नहीं संभले तो शायद हो सकता है कल हमको इस नेचुरल चीज़ के लिए और ज़्यादा तरसना पड़े। तो सर, ये आपकी एक स्वास्थ्य सेवा चलती है, स्वास्थ्य चेतना फाउंडेशन, ये सर आपने कब से शुरुआत की? इसकी शुरुआत सन 2011 में मैंने की थी। मैं वैसे MBA HR हूँ और उस समय मैं मेडिकल फार्मा कंपनी में मैनेजर था, जोनल सेल्स मैनेजर रहा हूँ। एलेम्बिक में GM तक की पोस्ट में मैं गया हूँ, जिसका ग्लाइकोडिन आता है। मैं हर मेडिकल कॉलेज में जब अपने बड़े बड़े डॉक्टर, सीनियर कंसल्टेंट से मिलने जाता था तो मैं बसों में, ट्रेनों में, कई जगह ये देखता था कि लोगों को बीमारी के हिसाब से अपना सही चिकित्सक चुनना नहीं आता। बात लोगों को नर्व की दिक्कत की होती है, वो जहाँ ऑर्थोपेडिक पर रहे होते हैं, बात हार्ट की होती है जहाँ गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट पर रहे होते हैं। तो स्वास्थ्य चेतना फाउंडेशन जब 2011 में स्टार्ट की थी
तो इसका बेसिक पर्पस तो वहीं से शुरू हुआ था कि आप बीमारी के समय अपने सही डॉक्टर का चुनाव करें, ताकि आपका कम से कम समय खर्च हो बीमारी से रिकवर होने में और पैसा भी कम खर्च हो। लेकिन धीरे धीरे फिर जब मुझे लगने लगा कि मुझे मेडिकल की और नॉलेज की ज़रूरत है, तो मैंने अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई करी, MD किया मैंने, जैसा कि आप देख रहे हैं ऑल इंडिया योगा नेचर क्योर काउंसिल दिल्ली से। और फिर मैंने कई चीज़ों में सुपर स्पेशलाइजेशन किया, लाइक डायबिटीज़ में, थायराइड में, अर्थराइटिस की कंडीशंस के अंदर। और अभी मेरे को एक सुपर स्पेशलाइजेशन आया है, आप ये देख रहे होंगे, जो कोरोना की तीसरी लहर के लिए लोग कह रहे हैं कि ये बच्चों के लिए बहुत खतरनाक है। और मैं बच्चों की चाइल्ड इम्यूनोलॉजिस्ट में बरेली में अकेला एक सुपर स्पेशलिस्ट हूँ, और शायद हो सकता है उत्तर प्रदेश में। तो सर तीसरी लहर से जुड़ा ही मेरा अगला सवाल था सर, तीसरी लहर बच्चों पे कितनी ज़्यादा जो घातक साबित हो सकती है, या किन किन वर्गों के लोगों के लिए सबसे ज़्यादा घातक होगी? देखिए, अभी तक जहाँ तक हमारा ये मानना है कि जो हम लोग वयस्क लोग हैं, ये हम लोग ऑलमोस्ट सब जने कोरोना के आसपास से होके निकल चुके हैं। और हमारे अंदर कई लोगों को वैक्सीनेशन भी काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। लगभग हिंदुस्तान में 14 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन हो चुका है, और आने वाले 6 महीने में हो सकता है कि ऑलमोस्ट सबको वैक्सीनेशन हो जाए, जिस तरीके से शायद हमारी भारत सरकार कोशिश कर रही है। लेकिन बच्चों के लिए अभी वैक्सीनेशन नहीं है। तो बच्चों के लिए कोरोना की लहर इसलिए भी घातक है कि बच्चे खुले में घूम रहे हैं, बच्चों की इम्यूनिटी पे भी घर वाले काम नहीं कर पा रहे हैं, बच्चों का भोजन जो है हमारा फास्ट फूड पे बहुत ज़्यादा निर्धारित हो गया है, तो उनका जो हमारा प्रतिरोधक क्षमता है वो पुअर है, और कोरोना उनके लिए घातक साबित हो रहा है और हो भी सकता है। तो सर, हमारे चैनल के माध्यम से आप दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे, जो होम आइसोलेट मरीज हैं उनके लिए, और जो लोग अपने अपने घरों में इस वक्त कैद हैं उनके लिए? मैं सभी दर्शकों को, सभी मित्रों को, सभी दोस्तों को, सभी बुजुर्गों और बच्चों को एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि आप लोग सदैव, अभी कोरोना गया नहीं है, पिछले साल भी मैं ये कह रहा था कि जब तक आप ये ना सुन लें कि दुनिया से कोरोना चला गया है, कोरोना की गाइडलाइंस को आप सदैव फॉलो करते रहिए, डिस्टेंस मेंटेन करिए, अच्छा खाइए, अच्छा पीजिए, खूब अच्छे फल खाइए, अच्छा पानी पीजिए, गुनगुना पानी पीजिए, और मन के साथ में ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे भी कुछ सोचिए। एक छोटी सी मैं चीज़ मैं सबको फिर बताना चाहूँगा कि जैसे हम लोगों की इंग्लिश में डिक्शनरी होती है, ऊपर वाले की भी एक डिक्शनरी है, उस डिक्शनरी में नो वर्ड नहीं है। तो हम कुछ भी ऊपर वाले को कहते हैं, भगवान मैं रास्ते में जा रहा हूँ, मेरी गाड़ी पंचर ना हो जाए, तो ऊपर वाला ना नहीं सुन पाता, मेरी गाड़ी पंचर हो जाए इसका मतलब होता है, और ऊपर वाले से जो मांगो वो देता है। तो आप लोगों को पॉजिटिव सोचनी है, सोचना है, ये नहीं सोचना है भगवान मुझे कोरोना ना हो जाए, आपको इसके बारे में सोचना ही नहीं है, बस आपको ये सोचना है ईश्वर मुझे स्वस्थ रहना है और लोगों को स्वस्थ रहने में मदद करनी है। इसी से आप बचे रहेंगे, मस्त रहिए, खुश रहिए और सदैव मुस्कुराते रहिए। प्लीज स्माइल ऑलवेज। फेडरल भारत यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर लेटेस्ट अपडेट पाएं।